से हम लगातार डॉक्टर से कह रहे हैं कि डेंगू में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम है। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे रूटीनली प्राइवेट सेक्टर में 40 से नीचे पर प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, या सरकारी सिस्टम में भी आप देखेंगे कि 20 के आसपास प्लेटलेट चढ़ाए जा रहे हैं। जबकि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के अलावा जो डेंगू के लिए सबसे अच्छी चीज़ देखने की है, कई जगह पर थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी नाम का टेस्ट है, वो आपको बता सकता है कि डेंगू में आरबीसी चढ़ना है या प्लेटलेट चढ़ना है। अगर हेमरेज हुआ भी है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन शायद उतना कारगर ना हो, अगर मैसिव हेमरेज हुआ है तो शायद आरबीसी ट्रांसफ्यूजन उसमें ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि प्लेटलेट की अपनी जो लाइफ है 24 घंटे जो आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जबकि 24 घंटे में प्लेटलेट 5,000 से 50,000 बनने में समय नहीं लगेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस प्लेटलेट के लिए मारामारी हो रही है उसका कितना ज़्यादा यूज है। मुझे आज ये बताना पड़ रहा है कि मैंने शायद अपने पूरे ही फिजिशियन की लाइफ में 1 या 2 मरीजों को चढ़ाया होगा, वो भी किसी प्रेशर के अंडर। अदरवाइज़ मैंने 2017-18 में जब डेंगू का सबसे बड़ा महाप्रकोप हुआ था, उस दौरान 5,000 से ज़्यादा डेंगू के मरीजों का इलाज किया था। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और एक भी व्यक्ति को प्लेटलेट नहीं चढ़ाए गए। तो प्लेटलेट का हौबा मत बनाइए। डेंगू जिसे सामान्य जन डेंगू करके बोलते हैं, तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस की वजह से होता है, और वो फैलता है मच्छर के काटने से। और वो भी उस तरह का मच्छर है जो कि सुबह और शाम को ज़्यादा काटता है, और आपके जैसे घर के पर्दे हैं उनके पीछे छिपा रहता है। यानी कि अगर घर के अंदर आपका वो मच्छर छिपा हुआ है तो वो कभी भी काट सकता है। इसके अलावा 1 चम्मच भी आपके अगर आंगन में, आपके बैकयार्ड में, आपके खेत में खाली पड़ा हुआ है तो उसमें भी इसके लार्वा पनप सकते हैं। मच्छर वहाँ डेंगू का अंडा दे करके और वहाँ से मच्छर पनप सकते हैं। एक बार अंडों से लार्वा बाहर निकलता है तो इसका जो जीवन है मच्छर का 2 महीने का होता है, और काटने का जो इसकी लाइफ है लगभग 1 महीने के अंदर ये काट सकता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में। अगर डेंगू मच्छर ने काटा है किसी व्यक्ति को जिसे डेंगू है, तो उसके बाद अगर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो मच्छर काटेगा जो कि उसके अपने सलाइवरी ग्लैंड जो है, जो कि लार की ग्रंथियां हैं, उनमें वो पनपेगा, तो वो तुरंत काटने से नहीं होगा। आज डेंगू के मच्छर ने किसी डेंगू के मरीज का रक्त चूसा है तो लगभग 3 से 5 दिन के बाद वो दोबारा से उसको फैलाने के योग्य बनेगा, क्योंकि वो जो मच्छर है, जो वायरस है, उसकी जो लार ग्रंथि है उसमें पनपेगा। उसके बाद उसके लार के माध्यम से जब वो किसी व्यक्ति को काटेगा तो दूसरे में फैलेगा। ये तो होगी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कि डेंगू कैसे फैलता है। तो हमें बचाव का जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि हमारे जो फुल स्लीव के कपड़े हों सुबह के और शाम के टाइम पर, और घर के आसपास की जो झाड़ियां हैं उनको थोड़ा सा ट्रिम करने की ज़रूरत है। खाली बर्तन, मैंने जैसे बोला कि आपके आंगन में 1 चम्मच भी खाली पड़ी हुई है, उसमें भी अंडे देख के उसमें से भी लार्वा निकल के वयस्क मच्छर बन सकता है। तो इस मच्छर का जीवन आपने देखा कि एडल्ट का बहुत लंबा नहीं होता। तो फॉगिंग टेम्पोरेरी मेजर है, अंडों को मतलब जो डिम्बीकरण है, यानी कि जो अंडा देने की प्रक्रिया है उससे रोकना और उनको पनपने न देना सबसे बड़ी बात है कि अंडे लार्वा न बन सके। अब आते हैं डेंगू के सिम्टम पर। सबसे पहले शुरू करते हैं, बुखार तो एक यूनिवर्सल सिम्टम माना जाता है, तो 90% लोगों
में जिनको डेंगू सिम्टोमेटिक होता है, यानी कि जिनमें डेंगू के लक्षण आते हैं, उनमें बुखार 90% से ज़्यादा लोगों में होगा। लेकिन साथ ही जो अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो सर दर्द एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कई सर दर्द के मरीज़, कई लोग सिर्फ सर दर्द से आते हैं और बड़े लेट डायग्नोस हो पाते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है कि सर दर्द को पर्टिकुलरली डेंगू सीजन में अकारण ही अगर सर दर्द हो, पर्टिकुलरली फ्रंटल हेडेक, आई बॉल के सामने, और बहुत दर्दनाक दर्द हो, तो ऐसे में सोचना होगा कि कहीं ये डेंगू का लक्षण तो नहीं है। इसके अलावा इस बार जैसे डेंगू में डायरिया भी देखा गया है कुछ लोगों में बुखार के साथ, तो अल्टीमेटली डेंगू के लक्षण में। तो डेंगू वो वायरल फीवर है जो कि लगभग आपके सारे शरीर के तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि पेट के लक्षण और हमारे जो मांसपेशियों के लक्षण हैं, और जुकाम भी उसमें महसूस हो सकता है। हालांकि नाक बहने वाला जुकाम कम देखा जाता है, क्योंकि जो कि लक्षण हैं आपके कॉमन कोल्ड का, यहाँ तक कि इन्फ्लुएंजा में भी नाक बहने वाला जुकाम बहुत कम होता है। लेकिन नेजल स्टेफिनेस, ना कि नाक बंद होने वाली जो चीज़ है, वो आपको जो नाक के लक्षण हैं, जुकाम हल्का जुकाम, हर वायरस में, जिसे हम फ्लू लाइक इलनेस भी कहते हैं, किसी भी वायरस में ये लक्षण पाए जा सकते हैं। बुखार, मांसपेशियों में दर्द, हल्का जुकाम, सिर में दर्द। लेकिन डेंगू में मांसपेशियों में दर्द और सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पिछले वर्ष हमें चिकनगुनिया काफ़ी मात्रा में मिला था। उसमें रेब्डोमाइलिसिस यानी कि मसल्स में जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा थी। इस वर्ष ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। चिकनगुनिया के केसेस नहीं के बराबर हैं, लेकिन डेंगू के केसेज हैं, क्योंकि एक ही मच्छर से ये दोनों बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कई मरीजों में टाइफाइड की रिपोर्ट डेंगू के साथ पॉजिटिव आती है, जो कि एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो ऐसे में होता क्या है कि आप डेंगू पॉजिटिव में आप दे देते हैं एंटीबायोटिक, और उस एंटीबायोटिक से पेट खराब होता है या मछली आती है, उल्टी आती है। तो डेंगू का एक बहुत बड़ा सिम्टम है मछली आना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, पेट का दुखना ऊपरी हिस्से में, पेट भारी महसूस होना, खाने का मन न करना, क्योंकि जो पित्ताशय है उसके आसपास पानी भर जाना डेंगू का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा डेंगू का आप देखिएगा कि कई लोग 1-2 दिन के बुखार में आते हैं, और जब आप उनका टेस्ट कराते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उनका जो IgG है वो पॉजिटिव है। यानी कि डेंगू में जो टेस्ट होते हैं, NS1 है, एंटीजन है, बहुत जल्दी पॉजिटिव होगा 1-2 दिन के अंदर। लेकिन जो IgM है वो 5 या 6 दिन के बाद पॉजिटिव होना है, और जो IgG है वो लगभग 14 दिन के बाद। तो लेकिन आपको 2 दिन के बुखार में जो IgG है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पिछले वर्ष का या कुछ वर्षों पहले का डेंगू है। IgG जो है डेंगू से जो प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है उसको दर्शाता है। क्योंकि डेंगू 4 प्रकार का है, तो किसी अन्य प्रकार के जो उसकी सीरोटाइप थी, अन्य प्रकार की जो डेंगू की प्रजाति थी, उससे चूँकि ये हुआ है पहले, तो वो अब दिख रहा है। तो उसको आप ये न समझें कि आज NS1 पॉजिटिव के साथ आपका IgM पॉजिटिव आ रहा है, डेंगू के सारे लक्षणों के साथ आपका IgG पॉजिटिव आ रहा है, तो जो IgG है पुराना डेंगू है, और ऐसे में डेंगू के ज़्यादा सीरियस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अब आते हैं बाकी के ब्लड टेस्ट पर। लिवर फंक्शन टेस्ट यानी SGPT, SGOT तो 2 से 3 गुना बढ़ना सामान्य सी बात है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है TLC यानी ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट काउंट जो है डेंगू में कम होना उसका प्रोग्नोसिस भी बताता है, डायग्नोसिस भी बताता है। उससे हम ये पता कर पाते हैं डेंगू किस तरह से चलेगा, और डायग्नोसिस भी। प्लेटलेट का बहुत बड़ा हौबा है। एक डॉगमा होता है, एक डॉक्टरी में भी एक हठ धर्मिता
या हमें कहेंगे कि बुरी चीज़ें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। लास्ट 10 ईयर से हम लगातार डॉक्टर से कह रहे हैं कि डेंगू में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, कम से कम है। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे रूटीनली प्राइवेट सेक्टर में 40 से नीचे पर प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, या सरकारी सिस्टम में भी आप देखेंगे कि 20 के आसपास प्लेटलेट चढ़ाए जा रहे हैं। जबकि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के अलावा जो डेंगू के लिए सबसे अच्छी चीज़ देखने की है, कई जगह पर थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी नाम का टेस्ट है, वो आपको बता सकता है कि डेंगू में आरबीसी चढ़ना है या प्लेटलेट चढ़ना है। अगर हेमरेज हुआ भी है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन शायद उतना कारगर ना हो। अगर मैसिव हेमरेज हुआ है तो शायद आरबीसी ट्रांसफ्यूजन उसमें ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि प्लेटलेट की अपनी जो लाइफ है 24 घंटे जो आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जबकि 24 घंटे में प्लेटलेट 5,000 से 50,000 बनने में समय नहीं लगेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिस प्लेटलेट के लिए मारामारी हो रही है उसका कितना ज़्यादा यूज है। मुझे आज ये बताना पड़ रहा है कि मैंने शायद अपने पूरे ही फिजिशियन की लाइफ में 1 या 2 मरीजों को चढ़ाया होगा, वो भी किसी प्रेशर के अंडर। अदरवाइज़ मैंने 2017-18 में जब डेंगू का सबसे बड़ा महाप्रकोप हुआ था, उस दौरान 5,000 से ज़्यादा डेंगू के मरीजों का इलाज किया था। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और एक भी व्यक्ति को प्लेटलेट नहीं चढ़ाए गए। तो प्लेटलेट का हौवा मत बनाइए। और सबसे ज़्यादा जो देखने की ज़रूरत है, टीएलसी यानी जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो कैसी जा रही है, और उसमें न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशियो कैसे है। वो जैसे जैसे हम डेंगू को 2 फेज में देख सकते हैं, पहले 5 दिन वायरस के, दूसरे 5 दिन हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता के। पहले 5 दिन वायरस आपको परेशान करता है, बुखार करता है, विभिन्न तरह के जो सिम्टम्स हैं वो करता है। दूसरे 5 दिन जो है 10 दिन के जो दूसरे 5 दिन हैं उसमें हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आगे बढ़ चढ़ के काम करने लगती है। तो ऐसे में कई बार आपके गॉल ब्लैडर में पानी भर जाता है, पेट में पानी आ जाता है, मसली आने लगती है, कई बार लिवर में भी पीलिया बढ़ने लगता है, इस तरह के सिम्टम है। और इस दौरान प्लेटलेट भी कम होने लगते हैं। प्लेटलेट कम होने से एक चीज़ का पता लगता है कि डेंगू सीरियस हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटलेट चढ़ाना है, न ही किसी सीरियस डेंगू को हम प्लेटलेट चढ़ाने से उसका इलाज कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम हो रहा है, हेमरेजिक सिंड्रोम हो रहा है, प्लेटलेट चढ़ाने से उसको हम बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते। शॉक सिंड्रोम में तो बिल्कुल भी नहीं। हेमरेजिक सिंड्रोम में अभी भी कंट्रोवर्शियल है कि प्लेटलेट कितना चढ़ेगा, इस बारे में मैंने बता दिया आपको। दूसरा, पैरासीटामोल जो है दर्द के लिए भी, दर्द निवारक के रूप में भी और ज्वर निवारक के रूप में भी पैरासीटामोल ही इसकी सबसे अच्छी दवा है। इसके अलावा जैसे गैस की दवाएं, उल्टी की दवाएं ली जा सकती हैं। तेज़ बुखार आने पर आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए। कोल्ड स्पॉन्जिंग का चलन न तो अस्पतालों में अब कहीं दिख रहा है और न ही घरों में लोग करते हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग 101 से ऊपर के बुखार के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, जो कि 5 मिनट में आप किसी भी मरीज़ का बुखार नीचे उतार सकते हैं। एक बाल्टी में ठंडा पानी लीजिए या थोड़ी बर्फ़ भी मिला सकते हैं, उसमें आप एक सॉफ्ट टॉवल को डालिए, निचोड़िए और मरीज़ के सारे कपड़े उतार के उसका पूरा शरीर पोंछिए। जैसे ही टॉवल गर्म होने लगे फिर उसको पानी में डुबोइए, फिर निचोड़िए। टॉवल पूरा ठंडा हो जाने पर फिर उससे पूरी बॉडी में स्पॉन्जिंग करिए। कम से कम 5 मिनट करिए। 5 मिनट में आपका बच्चा कोई भी हो, किसी को भी तेज़ बुखार हो तो घबराने के बजाय कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है बहुत अच्छा कारगर तरीका है। लेकिन लोगों को लगता है तेज़ बुखार आ गया, अस्पताल में जाके इंजेक्शन लगाएं। लोगों को लगता है एक दवा से काम पैरासीटामोल से नहीं हो रहा, उसमें निमेसुलाइड जोड़ दो, दूसरी कॉम्बीफ्लाम ले लो। ये बहुत गलत तरीके हैं। इनसे जो हेमरेजिक फीवर है, यानी कि जो हेमरेज की टेंडेंसी है डेंगू में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पैरासीटामोल के अलावा, यानी जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, उसके अलावा जो भी दवाएं हैं वो एनसेड्स हैं, उनसे जो है हेमरेज का यानी कि रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, डेंगू में चूँकि एक जो हमारी रक्त शिराएँ हैं, कैपिलरीज हैं, उनकी
लीकीनेस यानी उनसे रिसाव बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमारे जो संवहन तंत्र है उसमें पानी की कमी हो जाती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। तो पानी ज़्यादातर मात्रा में लेना, खाना पीना लेते रहना और आराम करना डेंगू के लिए सबसे बड़ा लाभदायक है। आप ये मान के चलिए कि डेंगू को सीरियस न होने देना आपके हाथ में है। गलत दवाओं का सेवन न करें, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है सब समय, और यहाँ तक कि सीरियस डेंगू हो जाने के बाद भी उसका उपचार हो सकता है अगर आप समय पर उसका केयर कर सकें।